तो जी हाँ, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अगेन शुरुआत कर रहे हैं उसी लेक्चर में, लाइक पार्ट 2 या पार्ट 3 होगा ये। और कुछ बचे हुए ड्रग को भी देखते हैं, जिससे सबसे पहले इसमें डोब्यूटामाइन है सर। डोब्यूटामाइन जो हमारा जो ड्रग है वो एक तरीके का वीक अल्फा एगोनिस्ट होता है। D1 और D2 पे बाइंड नहीं करता है। डोब्यूटामाइन बेसिकली है क्या? तो डेरिवेटिव है हमारा डोपामिन का, ठीक। लेकिन ये D1 और D2 को बाइंड नहीं करता, तो याद रखना इस पॉइंट को। और वीक अल्फा एगोनिस्ट होता है। मोड्स ऑफ एक्शन की बात करें तो बीटा रिसेप्टर पे ज़्यादा बाइंड करता है, यानी बीटा रिसेप्टर को ये स्टिमुलेट करके इसमें फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कॉज करता है। यूज़ की बात करें तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में, कार्डियक सर्जरी में, शॉर्ट टर्म CHF मैनेजमेंट भी इसका, सीवियर CHF मैनेजमेंट में भी इसका यूज़ देखा गया है। एफेड्रिन का देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है एफेड्रिन और एम्फेटामिन है, तो एम्फेड्रिन को थोड़ा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एम्फेड्रिन जो है एक तरीके का एल्कोलाइटिक एसिड, ठीक है, जो कहाँ से पाया जाता है? एफेड्रा वल्गैरिस से, ठीक। मोड्स ऑफ एक्शन की बात करें तो अल्फा और बीटा को ये क्या करता है? स्टिमुलेट्स करता है, यानी दोनों रिसेप्टर ये बाइंड करने की क्वालिटी रखता है दोनों रिसेप्टर पे। आपको याद होगा क्लासिफिकेशन में, तो मैंने अल्फा और बीटा में इसको रखा होगा पक्का, ठीक है। तो अल्फा बीटा को ये स्टिमुलेट करता है और नॉन एड्रेनर्जिक रिलीज को ये बढ़ाता है गाइस, है ना। नॉन एड्रेनर्जिक को ये बढ़ाता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन बात कर लें तो सीवीएस का फार्माकोलॉजिकल एक्शन बात कर लेते हैं। देखिए कैसे इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है सीवीएस में और हार्ट रेट को बढ़ा रहा है। सिंपल सी बात है, अगर वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो हार्ट रेट बढ़ेगा। स्मूथ मसल की बात कर रहे हैं तो डायलेशन कॉज कर रहा है, और साथ ही साथ जो हमारे यूट्रिन है उसकी मसल्स को भी डायलेट करता है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा किसी से दिक्कत आ रही थी, किसी कोई मतलब लगता है शायद बुला रहा था। तो ठीक है, तो हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं सीएनएस का। सीएनएस में यहाँ देखिए स्टिमुलेशन कर रहा है, यानी एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हो रहा होगा आपको कि एफेड्रिन कैन कॉज ब्लड ब्रेन बैरियर। और आपको ये भी याद होगा कि एफेड्रिन नॉन कैटेकोलामीन है या कैटेकोलामीन है, तो आपको याद होगा कि ये नॉन कैटेकोलामीन है, बिकॉज इट कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी कैटोकॉल रिंग ना। सीएनएस हो गया। चौथा है हमारी आंखें, तो उसमें मेट्रासिस कॉज कर सकता है, इंडेलेशन करता है। पांचवा है मेटाबॉलिक इफेक्ट, तो O2 की रेट को कंजप्शन हाई कर देगा, क्योंकि वहाँ पे जो इफेक्शन है मेटाबॉलिज्म का वो इंक्रीज हो जाएगा। साइड इफेक्ट की बात करें तो हेलोजिनेशन, क्योंकि सिंपल सी बात है सीएनएस को ये पार कर रहा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देगा ही। ट्रिमर्स, इंसोमेनिया यानी नींद आने की दिक्कत, और साथ ही साथ GIT की अपसेटनेस भी हो सकती है। यूज़ की बात कर लें तो नेसर डिस्कंजेशन में होगा, क्योंकि वहाँ पे डायलेशन का कॉज करा, तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकता है। नाक उग जाम हो जाती है। हाइपोटेंशन में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। मेड्रेटिक में, नार्कोलेप्सी में और अस्थमा। याद होगा ये कहाँ पे, इसको कहाँ डाला था मैं? सबसे पहली कैटेगरी में डाला हुआ थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन में, प्रीसर एजेंट्स में, है ना। इसलिए वहाँ पे मैंने लिखा था, सॉरी प्रीसर एजेंट्स में नहीं कह रहा हूँ, ये हाइपोटेंशन वाले एजेंट्स में डाला था थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन में, ठीक है। सबसे पहले वाले में नहीं, हाइपोटेंशन वाले के क्लासिफिकेशन में डाला था, तो वही है। देखिए हाइपोटेंशन में इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स में ये एफेड्रिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके बाद एम्फेटामिन इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। तो गैस आगे से पढ़ने से पहले ही आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ लिखे हुए चीज़ों को, ठीक है। सो होप गाइस कि आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। और अब स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट ड्रग एम्फेटामिन के बारे में। देखिए एम्फेटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। एक तरीके से ये डेरिवेटिव है, कंजीनर है ऑफ हमारा जो पुराना हम लोग एफेड्रिन पढ़े उसी का। तो मोड्स ऑफ एक्शन का सिंपली बात कर लेते हैं। सबसे पहले मोड्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो ये जो हमारा एनर्जी न्यूरॉन्स होता है, जहाँ पे हमारे NET यानी नॉन एफिन ट्रांसपोर्टर और डोपामिन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, उनका यूटिलाइजेशन करके, यानी सिंपल सी बात है, नॉन एड्रेनलिन और डोपामिन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो डोपामिन को लेके जा रहे हैं, जो नॉन एफिनेफ्रिन को लेके जा रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन करके उन्हीं का रिलीज को बढ़ाता है, ठीक है। सिंपल सी बात वही है कि उन्हीं के रिलीज को बढ़ाता है। क्या करता है, सिंपल से आप समझो इस तरह से इमेजिन करके, कि मैं आपको प्रोजेक्टर की तरह दिखा तो पाऊंगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जो हमारे सिनेप्सिस होते हैं ना, उस सिनेप्सिस में ये जब ये बाइंड करते हैं तो नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, इन सब की लेवल को काफ़ी हाई कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इनका बेसिकली मोड सेक्शन यही है, ठीक है। और सिनेप्टिक लेफ्ट में यहाँ लिखा है कि देखिए NA को रिलीज कर रहे हैं, सेरोटोनिन को रिलीज कर रहे हैं और डोपामिन को रिलीज कर रहे हैं।
ठीक है। एनी जानते हो किस रिस्पॉन्स में आता है, फियर एंड फाइट के रिस्पॉन्सेस में आता है। और दूसरी बात करें यहाँ स्टिमुलेशन की, तो स्टिमुलेशन रिस्पायरेटरी सेंटर को करते हैं और एपेटाइट को डिप्रेस यानी सप्रेस्ड कर सकते हैं। तीसरी बात करें पॉइंट्स वाइज है यहाँ पे ये सारी चीज़ें कि वीक है प्रॉपर्टी है इनकी, वीक प्रॉपर्टी है एंटी कन्वर्जन टाइप एनाल्जेसिक्स की, और एंटी एमेटिंग एक्शन यानी एंटी मोशन एक्शन में भी थोड़ा ये कम मतलब वीक प्रॉपर्टी रखते हैं, उतना भी यूज़ नहीं होते हैं। पोटेंट की बात करें तो एंटी एपिलेप्टिक्स में इसका यूज़ होता है। इंक्रीज अलर्टनेस, इंक्रीज कंसंट्रेशन, अटेंशन एंड वर्क कैपेसिटी। मैंने यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि स्टूडेंट्स की तरह ये काम कर रहा है, देखो ना, अलर्टनेस आपकी बढ़ा रहा है, अटेंशन बढ़ा रहा है, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, किसी भी चीज़ के लिए जो वर्क कैपेसिटी है उसकी इंक्रीजमेंट ये कर रहा है। तो इसलिए इसको यहाँ देखिए मैंने अगले पॉइंट से रिलेट करके लिखा है कि इंड्यूस्ड डोप टेस्ट फॉर एथलीट्स, जो एथलीट स्टूडेंट्स लेते हैं वो बेसिकली ये एम्फेटामीन लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है उससे वर्क कैपेसिटी उनकी बढ़ जाती है, अटेंशन बढ़ जाता है, और ये बहुत बेकार चीज़ भी है, ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी चीज़ों से खेल वाड़ कर रहे हो। और अब यूज़ की बात करने से पहले हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं। देखो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में मैंने बताया यहाँ पे कि आपको डोपामिन वगैरह के भी बढ़ाता है, तो हम किसी एक को पकड़ते हैं और डोपामिन को अगर समझ गए तो फिर हम नॉरएफ्रिन को समझ सकते हैं किस तरह से बढ़ा रहा है, तो डोपामिन को पकड़ते हैं। डोपामिन देखिए 3 तरीके से बढ़ा सकता है। पहला, डोपामिन को सिनेप्सिस में ज़्यादा पुश करेगा कि जाए, ठीक है, सिनेप्सिस में वो भराए, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वो आए। दूसरा ये हो सकता है कि उसके रिएप्टिव को रोक दे। आपको याद है ना कि जैसे वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद पोस्ट में जाता है, फिर वो रिएप्टिक होता है, तो रिएप्टिव को रोक दे तो वहीं पे वो सिक्रेशन होने लगेगा, रिसेप्टर से बाइंड होता रहेगा और एक्शन शो करेगा। तीसरा है पुश वर्क ऑन ट्रांसपोर्टर्स। अब जो ट्रांसपोर्टर्स मॉलिक्यूल जो इस सेरोटोनिन या डोपामिन को लेके जा रहे हैं उनकी संख्या में इंक्रीजमेंट कर दे, उनकी संख्या बढ़ा दे, तो हो सकता है कि जो ये पंप चल रहा था उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वापस ले जाने का, प्री में लेके जाने का, फिर वहाँ पे उस वेसिकल्स में उसकी सिंथेसिस कराने का, तो वो रुक जाएगा, ठीक है। और जब रुक जाएगा तो डोपामिन की सिनेप्सिस में मात्रा बढ़ जाएगी और डोपामिन ज़्यादा रिसेप्टर से बाइंड कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डोपामिन के 3 तरीके से ये डोपामिन की रिलीज को बढ़ाता है। यूज़ की बात कर लें तो नार्कोलेप्सी में इसका यूज़ होता है, एक तरीके की ऐसी बीमारी जो नींद से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ झटके लगने से जो हमारे जो ब्रेन के वायर्स होते हैं वो एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट नहीं होते हैं, तो जब झटके उटके वगैरह लगते हैं किसी तरह से, इस तरह की आवाज़ आती है तो इंसान जो है एक नींद में चला जाता है ना। तो उसमें भी इसका यूज़ देखा गया है, ओबेसिटी में इसका यूज़ है और डिप्रेशन में इसका यूज़ है। जी हाँ, क्योंकि फैमिली हार्मोन जो है हमारा फैमिली कह रहा हूँ, हैप्पीली हार्मोन्स जो हमारा सेरोटोनिन है उसकी रिलीज को बढ़ा रहा है, तो इसका यूज़ डिप्रेशन में भी होता है। ADR, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट की बात कर लें तो इंसोमेनिया, एग्रेशन, गुस्सा रहेगा, मेंटल कंफ्यूजन रहेगी, हेलुसिनेशन हो सकता है क्योंकि ये हमारा क्रॉस कर रहा है BBB को, ब्लड ब्रेन बैरियर को, BP को इंक्रीज कर सकता है, BP इंक्रीज यानी एरिथेमिया, CHF इन सब में यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। कन्वर्जन कोमा में भी अगर यूज़ है तो भाई इसका डेथ कॉज कर सकता है। सप्रेशन ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट को ही सप्रेस कर सकता है, और अगर सप्रेशन एपेटाइट का है तो एसिडिक यूरिन हो जाएगा, यानी यूरिन एसिडिक हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि एम्फेटामिन का अगर टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रहा है तो हम कौन सी दवा देंगे। तो एम्फेटामिन का अगर टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रहा है तो दवा देंगे क्लोरप्रोमेज़िन, ठीक है, क्लोरप्रोमेज़िन देंगे इन द टॉक्सिसिटी इंड्यूस ऑफ एम्फेटामिन, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग्स तो हमारी खत्म हो चुकी है। अब कुछ 3 ड्रग्स जिनके और एनर्जी में फिर हम लोग एंटी एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, और एंटी एनर्जी को इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वहाँ पे क्लासिफिकेशन को ही ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अब अगली सुबह को, क्योंकि और रात के 2 बज चुके हैं, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अभी फ़िलहाल के लिए सोते रहिए।